यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो एक टाइम पर इंडिया फ्रेंड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता था, वही यूनाइटेड स्टेट्स आज इंडिया पर दुनिया में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाकर बैठा है और इंडिया को डेड इकोनॉमी बता रहा है। Donald Trump has slapped massive import taxes on India up to 50%. ऐसा क्या हुआ जो यूनाइटेड स्टेट्स एकदम से इतना एंटी इंडिया हो गया, और क्या ये कभी इंडिया का फ्रेंड था भी? शुरू से शुरू करते हैं और वापस चलते हैं 1947 में 15 अगस्त का दिन, और लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था। पंडित नेहरू अपनी फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच देते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत की आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन नई दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी इस नए देश को बहुत शक की नजरों से देख रहा था। असल में उस टाइम दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से निकली थी और कोल्ड वॉर के 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस सोवियत यूनियन। पंडित नेहरू कोई एक साइड ना चूज करके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू करते हैं, यानी कि ना यूएस के कैंप में और ना ही यूएसएसआर के, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को ये चीज ज्यादा समझ नहीं आती और कहीं ना कहीं इंडिया का झुकाव यूएसएसआर और चाइना वाली साइड पर ही था, और इस चीज का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स का साउथ एशिया में कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए लियाकत अली खान, जो मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान की कमान संभाल रहे थे, वो यूएस के साथ जाके हाथ मिला लेते हैं। यूएस को भी उस टाइम सोवियत यूनियन पे कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए यूएस भी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ मिला लेता है। 1950 में कोरियन वॉर शुरू होता है, जो असल में यूएस और यूएसएसआर की प्रॉक्सी वॉर ही थी। एक तरफ था नॉर्थ कोरिया, जिसको सोवियत यूनियन और चाइना बैक कर रहा था, और दूसरी तरफ था साउथ कोरिया, जिसको ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस सपोर्ट कर रहा था। यूएस ने अपने सारे एलाइज से मदद मांगनी शुरू करी, इंडिया और पाकिस्तान को भी बोला, लेकिन जहां इंडिया ने इस बात को मना कर दिया, वहां पाकिस्तान ने तुरंत हाँ बोल दिया, और इसी के बाद से यूएस के लिए पाकिस्तान बन गया एलआई और इंडिया एक प्रॉब्लम। 1954 में पाकिस्तान सीएटो और सेंटो ज्वाइन करता है, जो एक एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री अलायंस थी, और इसी बहाने से यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड और वेपन्स पाकिस्तान पहुंचने लग गए। 1962 में इंडिया चाइना की वॉर होती है और पंडित नेहरू यूनाइटेड स्टेट्स से सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन यूएस साफ साफ कह देता है कि अगर यूएस का सपोर्ट चाहिए तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट छोड़कर यूएस का एलाई बनना पड़ेगा। पंडित नेहरू ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं और इंडिया ये वॉर हार जाता है। 1965 में पाकिस्तान भी देखता है कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से अभी अभी चाइना से एक वॉर भी आ रहा है, और पाकिस्तान के पास उस टाइम यूएस और चाइना दोनों का सपोर्ट था, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है इंडिया से कश्मीर लेने का। सितंबर 1965 में पाकिस्तान इंडिया में ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू कर देता है, और देखते ही देखते ये फुल स्केल वॉर बन जाती है। यूएस ये देखकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर आर्म्स एम्बार्गो लगा देता है, ताकि दोनों देशों को वेपन्स ही ना मिले लड़ने के लिए। लेकिन असल में पाकिस्तान में यूएस वेपन्स ऑलरेडी भरे पड़े थे। अब चाहे वो F-104 हो, स्टार फाइटर जेट्स हो, M47 पैटर्न टैंक्स हो, या फिर टॉप नॉच रडार सिस्टम, ये सब कुछ पाकिस्तान को यूएस की देन थी। इंडिया के पास मोस्टली फ्रेंच मिस्टर जेट्स थे और कुछ आउटडेटेड ब्रिटिश इक्विपमेंट्स। आर्म्स एम्बार्गो का सीधा मतलब था पाकिस्तान को एडवांटेज देना। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कई बार इस बात को खुद मेंशन किया है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडियन आर्मी को डरपोक और कमजोर समझता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद ने यह तक कहा था कि अगर आज पाकिस्तान कोई ऑपरेशन कर भी देता है इंडिया में, तो चाइना के डर से इंडिया रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान का ये वहम टूटा जब इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई और वहां पर इंडिया का झंडा गाड़ दिया, जब जाके सीज फायर हुआ और ये वॉर खत्म हुई। लेकिन फिर आता है 1971
और एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग के आसार बढ़ जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी जेनोसाइड कर रही थी। बांग्लादेश में कत्ले आम मचा हुआ था और करीब 10 मिलियन रेफ्यूजीज इंडिया भागकर आ गए थे, इसलिए इंडिया को भी इस वॉर में घुसना पड़ा। लेकिन इस टाइम तक इंडिया ये चीज़ बहुत अच्छे समझ चुका था कि पाकिस्तान की साइड में यूएस और चाइना दोनों खड़े हैं और अकेले इस वॉर में लड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए 9 अगस्त 1971 को इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट छोड़कर यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन साइन करता है। और इसके 4 महीने बाद यानी कि 3 दिसंबर 1971 को इंडिया पाकिस्तान की एक और वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन इस वॉर में यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट रॉ के सोर्सेज के हिसाब से इस वॉर से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने सीक्रेटली पाकिस्तान को कई फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, टैंक्स ये सब दिए थे, वो भी आर्म्स एम्बार्गो होने के बावजूद। यूएस पाकिस्तान को इस वॉर में हारता हुआ देखकर इस केस को यूनाइटेड नेशंस में ले जाता है और इंडिया पर दबाव बनाया जाता है कि वो तुरंत इस वॉर में सीज फायर कर ले। लेकिन वो तो यूएसएसआर था जिसने 2 बार इस रेजोल्यूशन पे वीटो करके इस चीज को रोक लिया। और फिर ये सब देखकर यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने 7th फ्लीट टास्क फोर्स को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज दिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ। और दूसरी तरफ यूएस को देखकर यूके की HMS ईगल भी अरेबियन सी में उतर गई थी पाकिस्तान की मदद के लिए। इंडिया अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर यूएसएसआर से मदद मांगता है। मैसेज मिलते ही यूएसएसआर का 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप भी इंडिया की मदद के लिए पहुंच जाता है, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स और सबमरीन्स भी थी। ये सबमरीन्स यूएस और यूके की फ्लीट को अपने टारगेट रेंज में लाती है और उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है। यूएसएसआर की प्रेजेंस फील होने के बाद यूएस और यूके को पीछे हटना पड़ता है और वहां वॉर में भी पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है और करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स बन जाते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जुल्फिकार अली भुट्टो इस सबसे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो यूएन में अपनी स्पीच बीच में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? इंडिया ये वॉर जीत जाता है और ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। लेकिन फिर आता है 1980s का टाइम और कोल्ड वॉर इस टाइम अपने पीक पर थी। उस टाइम यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुस चुका था। यूएस डायरेक्टली यूएसएसआर से वॉर करता तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसीलिए यूएस ने पाकिस्तान को एड के नाम पर वेपन्स और पैसे देना शुरू करे और इन पैसों और वेपन्स से पाकिस्तान ने खड़े करे मुजाहिदीन्स। इन मुजाहिदीन्स को असल में पाकिस्तान की ISI ट्रेन करती थी यूएस के भेजे हुए पैसे और वेपन से। ये मुजाहिदीन्स यूएस की तरफ से सोवियत से लड़ते थे अफगानिस्तान में और इसी 1980s के टाइम पर ISI यूएस की फेवरेट एजेंसी बन गई और जिया उल हक बन गए यूएस के डार्लिंग डिक्टेटर। लेकिन इस रिश्ते का खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ रहा था क्योंकि यूएस से आने वाली ये एड और वेपन्स अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होने शुरू हो गए थे। इसी टाइम पर कश्मीर, इनफैक्ट पूरे इंडिया में आतंकवाद अपने चरम पर था। कश्मीर की 80s और 90s में क्या हालत थी, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी कश्मीर 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। 1991 यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और कोल्ड वॉर फाइनली ख़त्म हो जाती है। इस कोल्ड वॉर के बाद दुनिया का इकलौता सुपर पावर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया इस टाइम तक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और बैंकरप्ट होने के कगार पे था। सिर्फ 2-3 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास बचे हुए थे। इंडिया को जैसे तैसे IMF से लोन मिलता है और इंडिया में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है और यहाँ से इंडिया की मार्केट दूसरे देशों के लिए भी खुलती है। और फिर जाके यूएस का ध्यान इंडिया की तरफ पड़ा। 1 बिलियन लोगों की बड़ी मार्केट, हार्ड वर्किंग और चीप लेबर, और लोगों को यहाँ पर इंग्लिश बोलनी भी आती है तो काम कराने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। धीरे धीरे इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा और IT हब बन गया। यूएस कंपनीज आउटसोर्सिंग करने आने लगी इंडिया में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। जिस यूएस ने 1989 में पाकिस्तान को अराउंड $452 मिलियन की एड दी थी, वही एड कोल्ड वॉर के बाद $5.4 मिलियन पर आ गई थी। ये एड्स पाकिस्तान की GDP का बड़ा हिस्सा थी और ये खत्म होने के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी खत्म होने लगा और दूसरी तरफ इंडिया यूएस के रिलेशंस डे बाय डे इंप्रूव कर रहे थे। लेकिन फिर आता है ईयर 1995
और इंडिया पोखरान में एक और न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी करता है। वैसे तो इंडिया 1994 में एक न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम भी बना सकते हैं। एक प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन बनाना अभी बाकी था। लेकिन ये खबर यूएस पहुंच जाती है। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को कॉल करते हैं और कहते हैं अगर इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस टाइम के लिए तो ये टेस्ट टल जाता है, लेकिन 1998 में इंडिया CIA की नाक के नीचे से ही न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है और दुनिया की 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाती है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. CIA ने माना कि ये इनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. यूएसए ने आग बबूला होकर इंडिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन धीरे धीरे यूएस को भी समझ आ रहा था कि चाइना, जो उसका पोटेंशियल राइवल है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया का पावरफुल होना जरूरी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था और खुद न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में था। जुल्फिकार अली भुट्टो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने तो ये तक कह दिया था कि हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बना कर रहेंगे। और मई 1998 को पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है और दुनिया का 7th न्यूक्लियर आर्म कंट्री बन जाता है। इसमें पाकिस्तान की पूरी मदद करी थी चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस ये बात जानता था कि इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि यूएस ने जानते हुए भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इग्नोर किया था। हालांकि सैंक्शंस पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन चाइना और सऊदी ने इसको संभाल लिया था। थोड़े टाइम बाद यूएस और इंडिया के रिलेशंस वापस से इंप्रूव होने शुरू हुए। मार्च 2000 बिल क्लिंटन 22 साल बाद इंडिया विजिट पर आने वाले फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की यूएसए के लिए इंपॉर्टेंस और एड दोनों ही खत्म हो गई थी। लेकिन फिर आई 9/11/2001 की डेट। यूएस पर उसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। ट्विन टावर तबाह हो जाता है। यूएस की पेंटागन बिल्डिंग तक पर अटैक होते हैं और इस अटैक में करीब 3000 सिविलियंस की जान चली जाती है। जो टेररिज्म 50 साल से इंडिया फेस कर रहा था, अब वो यूएस को भी सताने लगा था। सडनली इंडिया के कंसर्न्स यूएस को वैलिड दिखने लगे और वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। यूएस समझ चुका था कि अलकायदा को जड़ से खत्म करना पड़ेगा अगर खुद पर और अटैक नहीं करवाना तो। इस वॉर ऑन टेरर में यूएस का मेन पार्टनर बनता है पाकिस्तान। यूएसए ने कोलिशन सपोर्ट फंड बनाया, जिससे पाकिस्तान की किस्मत फिर से खुल गई। पाकिस्तान को भर भर कर फंड्स मिलने लगे। इनफैक्ट 2009 में यूएसए ने एक बिल पास किया जिसमें हर साल $1.5 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाने थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस एड से मिलने वाले पैसे को वॉर ऑन टेरर में खर्च करने की जगह अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यूएसए ने भी माना कि पाकिस्तान ने एड्स का मिसयूज किया है। इनफैक्ट इतने सालों तक वॉर ऑन टेरर के नाम पर इतना पैसा लेने के बाद भी ओसामा बिन लादेन, जो 9/11 का मास्टरमाइंड था, वो अबोटाबाद पाकिस्तान में ही मिलता है, वो भी उनकी मिलिट्री एकेडमी के पास। इस इंसिडेंट के बाद से यूएस ने पूरी तरह से अपना मुंह पाकिस्तान से मोड़ लिया और अपना झुकाव इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया। इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर्सनल लेवल पर भी काफी स्ट्रांग हो गए। सिंह बुश फ्रेंडशिप, ओबामा सिंह फ्रेंडशिप, और फिर 2014 के बाद ओबामा मोदी फ्रेंडशिप, और फिर आई सबसे पॉपुलर ट्रंप मोदी फ्रेंडशिप। लेकिन इसी पॉइंट के बाद से पूरी कहानी वापस से चेंज हो गई। नमस्ते ट्रंप और हाउ डू यू मोदी से लेकर ये सफर 50% टैरिफ और डेड इकोनॉमी तक कैसे गया, ये हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक ये स्टे ट्यून्ड।